हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार रंजन। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर्स के बारे में और उसके बेसिस पे जो भी नीट में न्यूमेरिकल्स आ रखे हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख भी रहा है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंसेप्ट हमारा आता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस तरह से कि इनिशियल और फाइनल कंडीशंस दे रखे होते हैं। और ये दो स्फेरिकल कैपेसिटर्स जो कंसेप्ट इसमें यूज आते हैं वो बेसिकली कि पहले डिसकनेक्ट कर रखा है फिर कनेक्ट कर दिया वायर से। तो वायर से जब कनेक्ट करेंगे, ये दोनों चार्ज मान लो कैपेसिटर रहता है Q1 और Q2, और इन दोनों को जब कनेक्ट करेंगे ना तो चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज कब तक फ्लो करेगा भाई? जब तक सर पोटेंशियल इसका और इसका बराबर ना हो जाए। पानी कब तक फ्लो होता है? जब तक लेवल बराबर ना हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल बराबर जब तक ना हो जाए तब तक फ्लो करेगा। तो उसके बाद जब ये चार्ज फ्लो करेगा तो हो सकता है कि यहाँ पर चार्ज का वैल्यू चेंज हो जाए और यहाँ पर भी चार्ज का वैल्यू चेंज हो जाए। यही तो हो सकता है। लेकिन आखिरी बात ये रहेगी कि भाई साहब, चार्ज जो है ना, इनिशियल जो जितना चार्ज है और फाइनल जितना चार्ज है वो कंजर्व रहने वाला है। तो जैसे ही ऐसा क्वेश्चन देखो, पहला काम करो, जो ये V1 है उसको V2 से इक्वेट कर दो, और दूसरा काम करो, Q1 प्लस Q2 को Q1 डैश प्लस Q2 डैश कर दो। अपने आप आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो इस तरह का होता है कि इनिशियली बैटरी से कनेक्ट कर दिया है कैपेसिटर को और कैपेसिटर को चार्ज कर दिया है। तो चार्ज कर देगा तो क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू CV हो जाएगा। उसके बाद बैटरी को रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करने के बाद फिर से दूसरा अनचार्ज या फिर चार्ज कैपेसिटर को ले आते हैं, और उसके बाद फिर से जो भी कैलकुलेशन हमारा बनता है उस तरह से बनता है। पहले चार्ज कर लिया बच्चे, उसके बाद यहाँ पर फिर से तुम्हारे पास सिचुएशन आता है कि चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि ये हो सकता है अनचार्ज हो या कभी कभी निगेटिवली चार्ज भी होता है। तो चार्ज फ्लो करेगा। हमारे पास जो नीट में क्वेश्चन आ रखा है ना, वो ऐसा है कि ये अनचार्ज था, तो चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज जब फ्लो करेगा तो कब तक चार्ज फ्लो करेगा? तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल दोनों का बराबर ना हो जाए। तो पहला काम यही हो गया कि पोटेंशियल बराबर होगा। दूसरा काम हो जाएगा कि चार्ज अगर फ्लो करेगा तो यहाँ पर चार्ज Q1 डैश बोल सकते हैं और यहाँ पर चार्ज Q2 डैश बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फिर से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करके कि Q इज इक्वल टू CV जो है, क्योंकि इसमें तो यहाँ पर बैटरी था तो Q इक्वल टू CV चार्ज हुआ। अब यही चार्ज इन दोनों के पास बढ़ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? Q1 डैश प्लस Q2 डैश, खत्म बात। इतना ही करना होगा। और Q1 को क्या लिख दोगे बाद में? अगर कैपेसिटर का वैल्यू तुमको पता है, कैपेसिटेंस CV है, तो C1V और प्लस C2V। क्यों ऐसा करोगे? क्योंकि भाई जो V है पोटेंशियल हो तो कॉमन है, V कॉमन भी आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। जो दूसरा हमारे पास सवाल आता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ, इस तरह से कैपेसिटर दे रखा है, ये तीनों आपस में पैरेलल में है, और ये K4 जो है उसके साथ सीरीज में है। K1 K2 K3 K4 ये सब क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स हैं, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है कैपेसिटर का। तो हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं निकालना है, हमको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स जो हैं ये चारों, उसके बारे में उसका रिलेशन डेवलप करना है कि बेसिकली इन चारों को किससे रिप्लेस कर दें, के से रिप्लेस कर दें, ताकि ये जो काम कर रहा था ये चारों कैपेसिटर वो अकेला ये मिलकर काम कर दे। तो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट से रिलेटेड है, लेकिन हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं निकालना है, हमको इक्विवेलेंट के निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन आ रखा है। दूसरी बात है, फोर्स का बहुत फेमस फार्मूला होता है। दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में फोर्स कितना लगता है तुमको पता है ना? एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है, तो ऑब्वियसली फोर्स तो लग ही रहा है। तो फोर्स Q²/2A होता है। इस पर काफ़ी फॉर्मूले से क्वेश्चन आ चुका है। और Q इक्वल टू CV तो खैर बहुत फेमस फार्मूला है, ये हमेशा काम आएगा। C कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है A/0/d, एरिया ε0 डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर, ये तुमको पता है। और दूसरी बात कि एक फार्मूला होता है ε0 इंटू εr इज इक्वल टू नॉर्मल एप्साइलन। इसका मतलब होता है कि εr का मतलब है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। तो इस पे बहुत ज़रूरी है ये रिलेशन याद रखना। इस पे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, इस रिलेशन पे क्वेश्चन आते हैं। और तुमको पता होना चाहिए कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपेसिटर में प्लेस करते हैं तो कैपेसिटर का वैल्यू क्या हो जाता है? K टाइम्स बढ़ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह या फिर फोर्स अगर है तो उसका वैल्यू K टाइम्स घट जाता है। ठीक है, ये तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है
कि दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स लग रहा है एफ, उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर देते हैं, कोई मीडियम प्लेस कर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी मान लो 5 है, तो 5 टाइम्स फोर्स और 5 टाइम्स फील्ड घट जाता है। तो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस रहते हैं। तो अब हम लोग सिचुएशन में हैं कि क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 बनाते हैं। तो देखते चलो, क्वेश्चन बनाते चलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है, यू कैन रीड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस। Two metallic sphere of radii 1 and 2 centimeter are given charge 2 into 10 to the minus 2 and 5 into 10 to the minus 2 coulomb respectively. If they are connected by conducting wire, final charge on the smaller sphere is। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, दो, एक स्मॉलर एक लार्जर रेडियाई का चार्ज है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, और हमको दे रखा है कि इन दोनों पे बाद में, तो पहले ऐसे अलग रखा था, बाद में कनेक्ट किया गया है। तो हमको बोल रखा है गिवन अ चार्ज ऑफ 10 टू द पावर, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कूलम्ब है, और यहाँ पर चार्ज दे रखा है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कूलम्ब, और हमसे बोल रखा है दे आर कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिंग वायर। तो मैंने तुमको क्या बोला था, सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर कनेक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए तो तुमको क्या करना है, तुमको एक ही काम करना है, V1 इक्वल टू V2 करना है कि बाद में जो पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा, और दूसरा काम करना है कि चार्ज कांस्टेंट करना है। तो Q1 प्लस Q2 क्या करोगे, इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो ये डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। तो Q क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 2 है, 10 टू द पावर माइनस 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो टोटल मिला करके क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में ही दिया हुआ तो 6 हो जाएगा। दोनों को हम जोड़ के लिख देते हैं 6 इंटू, मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 हमारे पास डायरेक्टली आ गया। और आगे बढ़ते हैं, Q1 डैश प्लस Q2 डैश के लिए क्या करें, देखो यहाँ से रिलेशन आ जाता है इसका। V को क्या लिख सकते हैं, V को लिख सकते हैं KQ बाई R स्फीयर के लिए, तो KQ डैश लिखेंगे ना, फाइनल है ये सब। तो KQ1 डैश डिवाइडेड बाई R में 1 लिखना पड़ेगा छोटे वाले के लिए, बड़े वाले के लिए KQ2 डैश लिख देंगे डिवाइडेड बाई R लिखना 2 के लिए, K से K कैंसिल आ जाएगा, और Q2 डैश को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ Q1 डैश। तो हम लोग को जहाँ पर भी Q2 डैश दिखेगा उसको लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ Q1 डैश। आ गया Q1 और Q2 में रिलेशन, तो Q1 तो ऐसे लिख ही लिया, और Q2 को क्या लिखेंगे, Q1 तो ऐसे लिख ही लिया Q1 डैश, Q2 को लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ Q1 डैश। ये कितना आ गया, ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ Q1 डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इसको कैंसिल करो तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो Q1 डैश का जो वैल्यू होगा वो होगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमसे पूछा गया कि स्मॉलर स्फीयर के लिए, ठीक है ना, चार्ज ऑन स्मॉलर, तो स्मॉलर के लिए Q1 डैश पे ही आएगा ना, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कूलम हो जाएगा आंसर। ये बात पक्का हो गया, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पढ़ो इस क्वेश्चन को और सॉल्व करो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C हैविंग अ चार्ज Q एंड एरिया A इज। हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताना है। F इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2A एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, इस पर फोर्सेज वगैरह लग रहे होते हैं, उसका फॉर्मूला ऊपर लिख दिया है। तो आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग अ चार्ज Q एंड एरिया A, चार्ज Q ऐसे होता है और एरिया A तो यहाँ पे लिखा हुआ है ही, और कैपेसिटेंस इसका टोटल C है। हमसे बोल रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। देखो बच्चे, ये तो तुमको बोल ही रहा है कि कहीं डिस्टेंस तुमको दिखाई दिया क्या, हम तो फोर्स का ही फॉर्मूला लगाएंगे ना, फोर्स ही पूछ रहा है,
इसमें एरिया है, चार्ज है, मैं मानता हूँ, लेकिन डिस्टेंस नहीं है। तो यस, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो काम हो गया हमारे पास, कोई दिक्कत की बात दूर दूर तक नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं। और ऑप्शन में कोई एकदम है क्या? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ऐसा कुछ है ही नहीं। प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, लिनियरली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस है ही नहीं। आगे बढ़ सकते हैं बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन। अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द plates is D and potential difference is V applied between the plates. Force of attraction between the plates of parallel plate air capacitor is, फोर्स हमको निकालना है। एक पैरेलल एयर कैपेसिटर है, कैपेसिटी C है, और डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेन D है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इनटू V चार्ज कर रखा है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमको पता ही है, प्लस माइनस रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट होता है। और इसका फॉर्मूले पे हमारे पास अट्रैक्शन का जो फॉर्मूला फाइनली आएगा, क्यू इक्वल टू सी वी लिख दें, क्योंकि इन सब टर्म्स में लिखना है। तो क्यू इक्वल टू सी वी से सी स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, और 2a एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी ट्रिक है, क्योंकि यहाँ पर देखो डिस्टेंस के फॉर्म्स में दिया हुआ है सब। यहाँ पे a एप्सिलॉन नॉट है, तुमको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है ना, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d होता है। तो a एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हो? कैपेसिटेंस इंटू डी लिख सकते हो। तो लिख दो यहाँ पर सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट क्या लिख सकते हैं? कैपेसिटेंस इंटू डी लिख सकते हैं। कैपेसिटेंस से कैपेसिटेंस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? बचेगा सी वी स्क्वायर बाई 2d, सी वी स्क्वायर बाई 2d। ये आ गया हमारा। आगे बढ़ सकते हैं क्या? देखते हैं। सी वी स्क्वायर बाई 2d, ठीक है। सी स्क्वायर वी स्क्वायर यहाँ पे आ गया है, सी वी स्क्वायर बाई 2d, तो ये हो जाएगा ना। चलो ठीक है, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। सी वी स्क्वायर बाई 2d इज द डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आइए a parallel plate air capacitor is charged to a potential difference of V volt. After disconnecting the charging battery, the distance between the plate of the capacitor is increased using the insulating handle. As the result, the potential difference between the plates, हमसे बोल रहा है कि जो ये कैपेसिटर है हमारे पास, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, ये चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट से चार्ज कर दिया गया है। और एयर आफ्टर डिसकनेक्टिंग, तो पहले इसको चार्ज करने के लिए बैटरी लगाया गया होगा, बैटरी लगा के चार्ज कर दिया गया, उसके बाद डिसकनेक्ट कर दिया गया, बैटरी को हटाया गया, लेकिन अभी चार्ज तो हो चुका है ना, Q इक्वल टू सी वी हो चुका है चार्ज, है ना। चार्ज तो ऑलरेडी हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। एक सेकेंड, चार्ज ऑलरेडी हो चुका है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको हटाया, डिस्कनेक्ट किया, और फिर से दूसरा हमको लाया है। देखो दूसरा तो नहीं लाया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज। तो लो भाई, डिस्टेंस ही इंक्रीज कर लो। तो ये चार्ज तो हो चुका है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, डिस्टेंस इंक्रीज कर गया। और डिसकनेक्ट भी हो चुका है, तो मतलब बैटरी को टाटा बाय बाय। अगर देखो बच्चे, बैटरी कनेक्टेड रहता ना तो पोटेंशियल हमेशा वी रहता, लेकिन बैटरी कनेक्टेड नहीं है अभी। तुम इवन बैटरी कनेक्टेड और डिस्टेंस बढ़ा घटा दोगे ना, तब भी पोटेंशियल वी ही रहेगा। लेकिन अगर डिसकनेक्ट कर दोगे तो चार्ज पे आ जाती है बात, कि चार्ज कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल कांस्टेंट तभी रहता है जब तक बैटरी कनेक्टेड रहता है, अदरवाइज चार्ज कांस्टेंट रहता है। और बैटरी अगर कनेक्टेड रहेगा तो चार्ज जरूरी नहीं है कांस्टेंट रहे, क्योंकि वो चार्ज कभी इधर चला जाता है। बैटरी को डिस्चार्ज करने, चार्ज करने में चार्ज फ्लो नहीं होना चाहिए, इसलिए वायर कट करो, तो चार्ज कांस्टेंट हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल। और पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि बैटरी ही डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो Q इक्वल टू सी वी तो चलेगा, ठीक है। अब हमको बात पूछा जा रहा है कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स के बारे में बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, हमको डिस्टेंस बढ़ा दिया गया है, तो इसको कैसे कर सकते हैं? Q इक्वल टू सी वी है, और Q क्या होता है बेसिकली, C क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है, और इनटू पोटेंशियल है, और ये Q है। अब Q को कांस्टेंट रहना है, मतलब कि ये जो A एप्सिलॉन नॉट बाई जो टी टर्म आया है ना, ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट रहेगा। अब ये कांस्टेंट रहेगा, तो तुम सोच के बताओ, डिस्टेंस बढ़ा दोगे, इसको 1 से 2 कर दोगे, तो इसको भी 1 से 2 ही करना पड़ेगा ना, ताकि ये रेशियो कांस्टेंट रहे हमेशा।
तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। ये बात हो गई। आगे बढ़ें। देखो a capacitor the capacitance of a parallel plate capacitor with air as medium is 6 माइक्रोफैराड। तो एयर के साथ 6 माइक्रोफैराड है। when introduced of a dielectric of medium the capacitance becomes 30। तो भाई साहब ये कैपेसिटेंस मस्त था अपना, सी डैश क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब के टाइम्स ऑफ सी होगा, क्योंकि तुमको पता है ना कैपेसिटर के टाइम्स या फिर एप्सिलॉन नॉट आर, ये एप्सिलॉन आर ऐसा करके ये इतने टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। के और ये बराबर ही चीज़ होता है। तो इसको 6 तो पहले से था, अब ये कितना टाइम्स इंक्रीज कर गया, ऐसा करके फर्स्ट ऑफ हम बोल रहे हैं द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखो बच्चा, ये जो के है ना, ऐसा हड़बड़ी में 5 कर दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। 5 आंसर नहीं है। तुमको क्या करना है, तुमको परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी थोड़ी पूछा है, परमिटिव ऑफ द मीडियम पूछा है। ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है, जो के जो होता है ना वो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, जो कि 5 आया है। मैं मानता हूँ 5 आया है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, एप्सिलॉन नॉट पूछा है। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन पूछा है, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर को मल्टीप्लाई करोगे तो अपना मीडियम का आएगा। ये पूछा है मीडियम का, मीडियम भैया। तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, तो जगह 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, 8 5 या 40, तो ऐसे ही हो रहा है 44 हो जाता है बेसिकली। और 10⁻⁻12 है, और इसमें से तुम घटाओ, अब 2 घटाओगे इधर उधर 2 बढ़ाना पड़ेगा। 2 घटा दिया वैल्यू को, तो बढ़ाने का मतलब कि -12 से -10 करो, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला पार्ट। आगे बढ़ सकते हैं। हाँ चलिए आइए, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि thin dielectric slab of dielectric constant K1 and K2, K1 is smaller than K2, are inserted between the plates of a parallel plate capacitor as shown in the figure. The variation of the electric field E between the plates with the distance D as measured from the। देखो यार, तुमको एक सिंपल सा बात पता रहना चाहिए कि अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। मान लो, क्योंकि ये जो है ना, चार्ज कुछ ऐसा थोड़ी है कि पॉइंट चार्ज है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वेरी कर रहा होगा। ये चार्ज, प्लेन चार्जेस, प्लेन प्लेट्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ना, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट करके वैल्यू आता है, जिसमें आर नहीं होता, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, कांस्टेंट। पहली बात थी कांस्टेंट, तो सारे ग्राफ कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही तुम कुछ ना कुछ मीडियम डाल देते हो डाइलेक्ट्रिक का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो के टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, ये इस वाले केस में वो के टाइम्स डिक्रीज कर दिया गया होगा, ओरिजिनल से K1 टाइम्स डिक्रीज हुआ होगा, और ये फिर से नॉर्मल रहा होगा, फिर ये K2 टाइम्स डिक्रीज कर दिया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहा होगा ये K2 टाइम्स डिक्रीज किया होगा। तो पहले सेम चलना है, फिर डिक्रीज होना है, ठीक है, फिर सेम चलना है, फिर एक्चुअली देखो यहाँ पर K2 ज़्यादा बड़ा है, अगर K2 बड़ा है तो ये नंबर छोटा आएगा, तो ये ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, और फिर से सेम चलना है, बराबर चलते रहना है, और फिर तो डिक्रीज होने का नाम नहीं है, तो ये सेम चलते रहना है इस तरह से। तो ऐसा ग्राफ देख लो, आंसर कर जाएगा। ऐसा ग्राफ कौन सा, यही तो है कि पहले सेम चला, फिर डिक्रीज हुआ, फिर सेम चला, फिर डिक्रीज हुआ। ज़्यादा डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि के बड़ा था, डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वैल्यू छोटा होगा, तो छोटा वैल्यू आया, ये वाला छोटा वैल्यू आया, फिर से सेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में कि two parallel metal plates having charge plus q minus u face each other at a certain distance between them. The plates are now dipped in a kerosene oil. केरोसिन ऑयल में डुबा दोगे, तो हमसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो के टाइम्स घट जाता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डुबाने से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही डुबाओगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ सकते हैं। बोल रहा है
अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विथ ऑयल बिटवीन द प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वही केरोसिन, समझ रहे हो ना बात को, वही वाली बात है कि लेकिन के इक्वल टू दे रहे हैं जो कैपेसिटेंस सी। देखो यार पहले से सी था, जब डुबा रखा है मतलब के टाइम से ज़्यादा हो रखा है ऑलरेडी। अब बोल रहा है कि रिमूव्ड, इफ़ ऑयल इज रिमूव्ड, तो कम हो जाएगा ना। कितना टाइम्स कम हो जाएगा, जितना टाइम ज़्यादा था उतना टाइम्स कम हो जाएगा। ये थोड़ा सा उल्टा करके क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहले डाइलेक्ट्रिक को ना डुबा रखा है, डुबाने के बाद सी वैल्यू होता है, तो डाइलेक्ट्रिक हटा दोगे ना तो सी टाइम्स कम हो जाएगा वैल्यू, मतलब के टाइम्स कम हो जाएगा, तो हमारा C/2 आ गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एरिया ए, प्लेट सेपरेशन डी, कैपेसिटेंस सी, फील्ड विथ 4 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 K4 एज शोन इन द फिगर। द सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये एक सेकंड थोड़ा सा वेट करो, देखो सिंगल डाइलेक्ट्रिक टू बी यूज टू हैव द सेम कैपेसिटेंस इन दिस कैपेसिटर इट इज देन इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज गिवन बाय। हमसे पूछा जा रहा है कि भाई आपके पास ना इस तरह से कैपेसिटर्स दे रखे हैं और आपको बताना है कि इन सबके जगह पर किसी एक से रिप्लेस करिए। तो मैं तुमको पहले डायग्राम क्लियर करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि तुमसे बोल रहा है यार कि ये पूरा का पूरा डी है, मतलब ये D/2 है और ये भी D/2 है, और यहाँ पर ये एरिया 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, मतलब A/3 हो जाएगा, A/3 हो जाएगा और ये A/3 हो जाएगा। और बोल रहा है कि ये 3 ऊपर में प्लेट्स दे रखे हैं, तो ये तुमको समझ में आ गया डिस्टेंस और एरिया। अब K1 K2 K3 में को ऐसा दे रखा है, K1 है, ये K2 है, ये K3 है और यहाँ पे K4 है, ऐसा दे रखा है, ठीक है। अब देखो हमसे पूछा जा रहा है कि इन सब के बदले में कोई एक बता दो, मान लो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, इन सब के बदले में कोई एक बता दो जो सबको हैंडल कर ले। तो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत बड़ा हमसे रिजल्ट आएगा, बहुत बड़ा सा बन जाएगा। ये नहीं मतलब नीट के लिए तो तुम सोच सकते हो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसको हम लोग ट्रिक से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ये तीनों जो है हमारे पास आपस में पैरेलल में है और ये K4 जो है सीरीज में है। तो पैरेलल में जो फॉर्मूला लगता है ना वो क्या लगता है, जुड़ जाता है ना सारा। तो पैरेलल में तुम नोटिस करो कि पैरेलल में K1 + K2 + K3 होता है, पैरेलल में कभी भी जुड़ जाता है। तो मतलब C1 + C2 + C3 होता है ना, तो C के साथ K मल्टीप्लाइड है तो K1 + K2 + K3 हो जाएगा। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात है इसके साथ यहाँ पर ये किस में दे रखा है तुमको, अगर तुम नोटिस करो तो इन तीनों के साथ में ये सीरीज में है, सीरीज में 1 बाई रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला चलता है ना। तो तुम ऐसा समझ सकते हो क्या कि एक्चुअली इन सब का जो कैपेसिटेंस आएगा हम ऐसा बोल देते हैं कि 1 बाई एक सी इक्विवेलेंट चलेगा पूरा का पूरा। अगर पूरे को लिख रहे हैं सी इक्विवेलेंट तो सी इक्विवेलेंट में क्या लिखेंगे, के लिखेंगे ना, नीचे में के लिखेंगे कि 1/C इक्विवेलेंट, क्योंकि ए एप्सिलॉन मैं मानता हूँ ये आएगा बच्चे, ए आएगा, एप्सिलॉन नोट आएगा, बाई डी आएगा, ऊपर में से लिखा आएगा मैं मानता हूँ। लेकिन क्या है ना कि हम उतना लंबा चौड़ा नहीं करने वाले हैं, हम डायरेक्ट एक दिमाग लगाने वाले हैं कि यहाँ पर कैपेसिटेंस का ये चीज़ इफेक्टिवली काम करेगा। लेकिन हमने जैसे एक तुम समझो कि ए एप्सिलॉन नोट बाई डी यहाँ पे जो किया है ना, इसमें तुम देखो कि हमने जानबूझ के एरिया को A/3 ले लिया और डिस्टेंस को D/2 ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना, A/3 और D/2 तब आके के आया है, इसको हम नॉर्मल मान रहे हैं। तो यहाँ पर तो तुम देख रहे हो कि जो ए एप्सिलॉन होता है एरिया जो है ना, वो एरिया यहाँ पर 3 टाइम्स बढ़ जाएगा इस वाले केस में, क्योंकि अगर हम इसको लेंगे तो एरिया 3 गुना बढ़ गया और तुम देखो ना डिस्टेंस भी 2 गुना बढ़ गया। तो डिस्टेंस तो ऊपर में लिखेंगे ना, समझ रहे हो, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी ऊपर चला गया तो डिस्टेंस बढ़ गया। पहला ये दिमाग लगा दिया और दूसरा जो दिमाग लगाना है यहाँ पर 2 लिख दिया। दूसरा ये 1 डिवाइडेड बाई इसका लिखो ना, पहले C1 लिख लेते हैं। तो ये तो हम लोग माने हैं K1 + K2 + K3, एक चीज़ तो ऐसा मान लिया। अब प्लस फिर से क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, इस वाले को देखोगे ना तो इसमें देख रहे हो इसमें एरिया तो पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो गया है, मतलब एरिया जो है ना 3 गुना बढ़ गया। तो 3 टाइम्स ऑफ एरिया कर, ये 3 टाइम्स एरिया हो जाएगा तो 3 टाइम्स ऑफ K4 कर लेंगे, क्योंकि यही एक इफेक्टिवली अलग सा काम कर रहा है। तो देखो ना बहुत प्यार सा रिजल्ट आ जाएगा कि अगर हम सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर में
तो तुम्हारे पास एक प्यारा सा रिजल्ट मिलेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक 3 बच जाएगा और ये भी 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन तुम देखोगे तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत दिमाग लगाएं क्योंकि इसे बहुत बड़ा करके बनाए थे, मैं खुद बनाया था तो मैं देखा था कि यार नीट के लिए तो बहुत इम्पॉसिबल सा हो रहा है, तो हमने एक दिमाग लगाया कि वो पूरा हटाओ बिना मतलब का। क्योंकि अगर अब मैंने बना लिया तो मैं तुमको बता सकता हूँ थोड़ा सा, अगर तुम हिम्मत रखो तो तुमको बता सकता हूँ अब, क्योंकि अब हमारा आंसर आ चुका है। तो सुनो मेरी बात को कि हम कर क्या रहे थे। हमने ये दिमाग लगाया है कि हमको ये करना तो पड़ेगा ही कि हमको लिखना पड़ेगा 1/c इक्वेलेंट इज इक्वल टू, तो पहले तो इन तीनों c को जोड़ो, c1 प्लस c2 प्लस c3 को जोड़ो और उसमें फिर एक 1/c4 को जोड़ो। ठीक है, ये तो बहुत ऐसा ऐसा आ रहा था ना। अब इसको a एप्सिलॉन नॉट बाई d करना पड़ेगा, ऊपर लिख दिया d को। ठीक है, और यहाँ पे k टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अलग अलग पूरा करो, a/3 एप्सिलॉन नॉट बाई d/2, समझ रहे हो बात को। ऐसे करना पड़ेगा, फिर ऐसे करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर क्या ना एरिया तो ए ही आएगा क्योंकि ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई, लेकिन d/2 इसमें भी आ जाएगा। तो ये बहुत लेंदी चला जाता है, लेकिन हाँ ये हमने क्या किया था कि हमने बहुत फालतू चीज़ों को हटा दिया था, जो इफेक्टिवली मैटर कर रही थी उसी को हमने रहने दिया था। तो उस तरह से हमारा आंसर मैच कर गया था, हमने फालतू की चीज़ों को हटा दिया था। तो अब तुम दिमाग लगाना, मैथमेटिकल स्किल्स यहाँ पे तुम यूज़ कर सकते हो। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज V आर ज्वाइंट इन सीरीज, द कैपेसिटेंस एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। हमसे पूछा जा रहा है कि द कैपेसिटर ऑफ ईच कैपेसिटेंस C एंड द ब्रेक डाउन। तो देखो भाई, हर कैपेसिटर C है, उसका ब्रेक डाउन वोल्टेज V है, मतलब है ना, V वोल्टेज वो अपना बर्दाश्त कर लेता है। हमको इसको सीरीज में लगाना है, तो सीरीज में लगाने के लिए क्या करोगे, ऐसे तुम कनेक्ट कर दोगे। अब भाई साहब पोटेंशियल तो सीरीज में डबल ट्रिपल जो भी है जितना हो जाएगा ना, ऐड हो जाता है इस तरह से। और ऐसा हम देख सकते हैं कि इसका कैपेसिटर का C इक्विवेलेंट क्या होगा, अगर सीरीज में जुड़ता थोड़ी है, सीरीज में C/3 हो जाएगा ना, मतलब 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करेंगे, C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जब ऐसा करोगे तो कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा C/3। ठीक है, 3 टाइम्स घट जाएगा, तो हमारा जो पोटेंशियल है वो 3V हो गया और कैपेसिटेंस जो है C/3 हो गया। तो C/3 और 3V हम कर लेते हैं, अपना आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चे, चलो ये हो गया, देख लिया। और अब कुछ देखते हैं इसमें कुछ बाकी बचा भी है कि नहीं। तो हाँ, एक आध क्वेश्चन और होगा, तो देखो इसको करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है C2 और C4 में रेशियो ऑफ चार्जेज। देखो ये C2 है और ये C4 है, रेशियो ऑफ चार्ज बताना है और सबका वैल्यू दिया हुआ है। C1 C है, C2 2C है, C3 3C है, C4 तो C1 C2 C3 और C4 ये दे रखा है। और यहाँ पे हमको बताना है कि भाई चार्जेस का क्या रेशियो चलेगा। तो देखो ना यार, जो एक चीज़ नॉर्मल सोच के बताओ कि जो चार्ज ना इसमें चलेगा ना, वही चार्ज हर में वही चार्ज चलेगा। चार्ज बढ़ता थोड़ी है, चार्ज तो सेम चलेगा। पहली बात ये हो गया, सीरीज में चार्ज नहीं बढ़ेगा। तो एक बात तुम समझो कि हम किसी इन तीनों को एक साथ लेके चलते हैं, इसमें अगर हम चार्ज निकालने में कामयाब हो गए, ये मान लो Q1 हम बोल देते हैं, और एक चार्ज मान लो इसमें हम निकालने में कामयाब हो गए, इसको हम लोग Q2 बोल देते, तो काम हो जाएगा। Q' बोल लो तुम, जो Q' बोल लेते हैं, काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो दोनों का पोटेंशियल है ना वो सेम है, मतलब तो Q1 के लिए पोटेंशियल और Q2 के लिए यहाँ पर हमने ऐसा क्या किया है, ये है, समझो बात को, ऐसा कर लिया है और यहाँ पर ये ऐसा कर लिया है और ये कनेक्टेड है, उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे चल रहा है अपना। तो V से है तो V यहाँ पे सेपरेट हो गया। तो हमारे लिए काम का बात ये है बस कि भाई हमको इसमें Q इक्वल टू सी वी कॉन्स्टेंट है, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से ही काम हो जाएगा। यहाँ पर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बस चेक कर लो। तो ये है 1 2 और 3, 1 2 3 जब सीरीज में होंगे तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा 1/, यहाँ पे तो 4C है ही पहले से,
यहाँ पर सी इक्विवेलेंट क्या आएगा, सी इक्विवेलेंट डैश बोलते हैं इसको, 1/c प्लस 1/2c प्लस 1/3c हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/c को कॉमन ले लो और इसको सॉल्व करते हैं ना, ये हो गया 6 और ये हो गया 6 + 3 + 2 हो गया, और इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो सी इक्विवेलेंट डैश जो आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा 6c डिवाइडेड बाय, ये देखो तो 11 आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम अपना काम करते हैं चुपचाप। हमको Q1 डिवाइडेड बाय मान लो Q2 पूछेगा या फिर Q डैश पूछेगा, ये Q1 डिवाइड Q डैश जो भी है ये डिवाइड बाई ये, तो हम उसमें कैपेसिटेंस का रेशियो लिख देंगे सिंपल, तो 6c/11 लिख देंगे और नीचे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऐसा करके, क्योंकि ये 4c दे रखा था ना पहले से, तो 4 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 6/44 हो गया, यहाँ पे c हो गया, कैंसिल करोगे तो आधा कितना हो गया इसका, और इसका आधा 22 हो गया, 3/22 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हुआ हमारा काम, हो गया बहुत प्यार से। और अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, देखो तो वो भी हमने बहुत प्यार से ट्रिक से कर लिया है, दिमाग लगाओगे तो काम हो जाता है। अब देखते हैं आगे यार, देखो द 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटर 4 कैपेसिटर आर टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट इफेक्टिव कैपेसिटेंस 6 आना चाहिए। तो कैसे कनेक्ट करना चाहिए, 6 लाने के लिए तुम सोचो ना कि 2 को अगर तुम सीरीज में कनेक्ट कर दोगे, 4 4 है तो ये कितना हो जाएगा, ये मिलकर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट बाय सम लगा दोगे तो कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट बाय सम हो जाएगा। ये इतना लंबा कौन करता है लेकिन, है ना, ये कितना हो गया 16 हो गया ना, सॉरी ये हो गया 16/8, तो ये हो गया 2। मैं तो बोलता हूँ वैल्यू बाय नंबर कर दो, वैल्यू कितना है 4, नंबर कितने नंबर से 2, तब भी 2 आ गया, तो ये हो गया। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल 2 आ जाएगा और इसके साथ ये एक और 4 कनेक्ट कर दो, तो ये दोनों तो जुड़ जाएगा ना। ये देखो ना, समझो बात को कि ये जो है 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये पूरा का पूरा यहाँ पर देखा जाए ये 4 है, तो 2 पैरेलल में क्या होगा, 2 + 4 = 6 हो जाएगा, काम हो गया। तो हमको कहना चाहिए कि 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटर 4 आर टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफैराड। ये तो हम लोग कर लिया ना, फिर से आ गया होगा, हटा इसको, आगे बढ़ते बच्चे। चलो ये देखते हैं, अ कैपेसिटर capacity C1 is to be charged by a voltage V and then connected in parallel अनचार्ज कैपेसिटर। तो बताया था ना कि ये कैपेसिटर को हमने चार्ज किया है, C1 कैपेसिटर, इसको V वोल्ट से चार्ज कर दिया, बैटरी लगा के V वोल्ट से चार्ज कर दिया, और अब हम इसको डिसकनेक्ट कर दिए और कनेक्ट कर दिए एक अनचार्ज कैपेसिटर से जिसका नाम है C2। तो ये पहले तो C1 लिख लेते हैं, इसमें Q = CV आ चुका होगा, C1 × V आ चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर CO क्रिएट हो गया है, और इसको C2 लिख लेते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पर हमने सर से क्या ट्रिक सीखा था कि चार्ज फ्लो तब तक होगा जब तक कि पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता है, तो हम इक्वल पोटेंशियल मान लेते हैं दोनों का। तो Q हमने यहाँ सीखा ना, Q ही तो सेम होगा, Q = जो C1 V आ चुका है एक बार, ये V1 और V1 दोनों का मान लेते हैं कि अब यहाँ पर Q1 + Q2 करना पड़ेगा, तो हम बोलें C1 V1 + C2 V1 ही करना पड़ेगा, क्योंकि है ना, चार्ज इनिशियल चार्ज ये था, फाइनल चार्ज ये नीचे, ये फाइनल चार्ज हो गया दोनों का मिलाकर, और वो इनिशियल चार्ज। तो इन दोनों को हम लोग क्या कर लें, इक्वेट कर लेते हैं, और हमारा आंसर हमको V निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच, तो V1 निकालना है बेसिकली। तो यहाँ C1 + C2 लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 V हो जाएगा, आगे चल के V1 ही तो निकालना है, C1 V हो जाएगा डिवाइडेड बाई C1 + C2 हो जाएगा, C1 V डिवाइड बाई C1 + C2 हो जाएगा, C1 V। आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। चलो अब मुझे लगता है कि एक आध क्वेश्चन ही बाकी होना चाहिए, देखते हैं। देखो हमसे बोल रखा है कि ये V डिस्टेंस ब्रिज तो तुमको दिख ही रहा होगा, 6/6, ये 6/6 बराबर हो गया, तो इसको हटा दो और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये V डिस्टेंस बना लो इस तरह से, और यहाँ पर ये तो हट ही गया,
तो हमारे पास बच के आ गया 6 6 6 6 6 6। ये 6 6 का सीरीज में क्या हो जाएगा, ऐड 12 नहीं हो जाएगा, घर है ना, डिवाइड हो जाएगा। वैल्यू बाय नंबर कर लो, वैल्यू डिवाइड बाय नंबर, यहाँ पर भी वैल्यू डिवाइड बाय नंबर कर लो। ये हो गया 3, ये हो गया 3, मतलब 3 3, अब ये मिलाकर 6 हो जाएगा क्योंकि पैरेलल में जुड़ जाता है, तो आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, कैपेसिटर का इतना क्वेश्चन देखा। चलो बच्चे, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से रहो, पढ़ो लिखो मन लगा के, फिर मिलते हैं कभी, बाय।